तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ठीक है कि संवैधानिक विकास दो क्रमों में हुआ। एक तो कंपनी के रूल के अंदर 1773 से 1857 के अंदर जो एक्ट आया, एक क्राउन रूल के अंदर जो 1857 से आज़ादी होने तक। इसमें पहला आया 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। फिर से 1853 का, 1781, 1784, फिर यहाँ पे 1813, 1833, फिर 1853 का एक्ट। और यहाँ पर आया आपको भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 92, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का एक्ट, ठीक है, और 1947 का अधिनियम, ठीक है। अब इन सभी एक्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उठाते हैं हम कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो देखो, सर्वोच्च संघीय न्यायालय पूछता तो 1935, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। इसमें पहला मुख्य सीजीआई कौन था? एलिजा इम्पे। फिर उसके सहायक में चेम्बरली करके नाम था, एक लैकिंस्टर, चेम्बरली और एक लैकिंस्टर। टोटल था 1+4 आदमी। इसमें 2 आदमी के नाम हम बता दिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था इस पे नहीं जाना, 1773 में हुआ था। इसके साथ क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था रेगुलेटिंग एक्ट आने का? तो यह कंपनी के काम को, किसके? कंपनी के काम को, एक तो भारत में और ब्रिटेन में भी, सिर्फ भारत में नहीं ब्रिटेन में भी कंपनी के काम को कंट्रोल करना था। यहाँ इसको रखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेतु पद का प्रावधान किया गया। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही था ये चीज़ भी। फिर से यहाँ पर है, ये आपको एएसओ में पूछा था इसी बार कि निम्नलिखित किस भारत सरकार अधिनियम में, किस एक्ट में 3 अलग अलग जो प्रेसिडेंसी था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, उसको एक समान प्रणाली, क्या बोल रहा है, एक समान प्रणाली के अंदर लाया गया, ठीक है। तो वो लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन तीनों प्रेसिडेंसी को ला दिया गया। तो वही समान प्रणाली, तो तीनों को समान प्रणाली के अधीन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन लाया गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर है, विच कंपनी एक्ट वाज ऑल्सो नोन एज सेटलमेंट एक्ट। किसको सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं? तो 1781 का जो एक्ट आया ना, इसको सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं। 1773 के एक्ट में जो कमी था उसको ख़त्म करने के लिए 1781 का एक्ट लाया, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। और ये जो एक्ट था 1781 वाला, ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, शक्ति का विभाजन पर आधारित था। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सीमा भी क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सीमा भी क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1781 के संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। 1781 के बारे में पहला है, इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी। ये सही है कि गलत? तो यहाँ देखो, ये दोनों सही है। इसने जो 1781 का एक्ट है, इसमें कंपनी के कर्मचारी को उसको आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दिया गया, ये भी सही है। इसमें जो राजस्व का जो मामला है ना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। तीसरा वाला है, ये गलत है। इसने न्यायालय के सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की आवश्यकता बताई नहीं, एक समान कानून को लागू करने की आवश्यकता नहीं बताई। इसमें क्या है कि हिंदू के लिए हिंदू का कानून चल रहा था, मुस्लिम के लिए मुस्लिम का कानून था, ऐसा प्रोविज़न था। तो ये तीसरा गलत है। चौथा यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए, मतलब कि ये जो बात है किस अधिनियम की विशेषता है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में
भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दिया गया। तो ये सेकंड वाला नियम में कि आप जो हिंदू को हिंदू की तरह कानून में लाए, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह कानून में लाए। तो ये रीति रिवाज वाला बात कहाँ पर है? 1781 के अधिनियम के तहत। क्यों लाया गया था पता है? कि इसी समय जो राजा चैत सिंह थे, नंदराज थे, उन लोगों को फांसी दिया गया था, वही वाला मामला है ये। उसी पर जजमेंट आया था। फिर से यहाँ पे देखिए, 1781 में बिहार में विद्रोह हुआ था, इसके संदर्भ में बताइए। तो 1781 में ना नंदराज, चैत सिंह, घसीटा बेगम, ये सब जो वॉरेन हेस्टिंग जो भ्रष्टाचार किया था, उसके खिलाफ बंगाल में विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह जमींदारों द्वारा किया गया कि किसानों द्वारा? तो जमींदारों द्वारा किया गया। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सफल भी रहे। आपको पता है कि पहला न्यायिक जो हत्या हुआ वो नंदराज का ही हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा फांसी पर लटका दिया था। तो यही बात है। फिर यहाँ पे 1781 के एक्ट का एक और प्रावधान सब यहाँ देखिए, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपीलीय गवर्नर जनरल के परिषद के पास की जा सकती है। जो अब मान लो कि अगर प्रांतीय न्यायालय है तो उसके विरुद्ध कहाँ अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उसके विरुद्ध अपील करेंगे गवर्नर जनरल के परिषद के पास। 500 पाउंड या उससे अधिक मूल्य के मामले में सब परिषद ब्रिटेन सम्राट के पास भेजे जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा एक मामला है तो ब्रिटेन सम्राट के पास जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए इसके राजस्व अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानून को परिवर्तन करने का आदेश दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो राजस्व अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के तहत 1781 वाले से। अब पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। सही बात है, पहले 4 था। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हो गया? 3 कर दिया गया काउंसिल की संख्या। फिर पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा पूरक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष मामले में कमांडर इन चीफ पद संभालने का अधिकार दिया गया। सही बात है। इसमें गवर्नर जनरल को कुछ विशेष मामले में कमांडर इन चीफ का पद संभालने का अधिकार दिया गया था। तो पहला और दूसरा सही है। किससे? पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा, बिल्कुल सही है। फिर से यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए बनाए जा सकने वाले सभी नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया? देखो, जो ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार थी, तो जितने भी नियम बना रहा है उस नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही। तो ये लाइन याद रखेंगे, रेलवे में पूछा था इसी बार कि पीट कर एक नियमित संहिता प्रदान किया गया। पीट कर नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया गया। पीट कर नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में शामिल नहीं है? तो 6 सरकारी नियुक्तों की एक समिति पिट्स इंडिया एक्ट के में शामिल नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट का क्या प्रोविजन नहीं है? तो 6 सरकारी नियुक्तियों की एक समिति जिसे नियंत्रण बोर्ड के रूप में जाना जाता है का गठन किया गया। तो देखो, 6 आदमी की एक समिति बनाया गया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में, जिससे क्या बोला गया? नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। तो ये तो पहले ही लाया गया था, ये भी सही है। भारत का शासन गवर्नर जनरल और 3 सदस्यों वाली परिषद को सौंपा गया। बिल्कुल सही है कि गवर्नर जनरल 1+3 आदमी मिल के चला रहा था काउंसिल को। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण को भारत की ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। नहीं, ये नहीं है। तो ये चीज क्या है? सही है, बाकी और क्या है? गलत है। फिर से यहाँ पर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य पिट्स इंडिया अधिनियम कब लाया गया? देखो, अब क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 से दोहरा नियंत्रण की शुरुआत हुई। एक तो व्यापारिक काम कंपनी का है और एक राजनीतिक काम है। तो व्यापारिक काम के कंपनी को राजनीतिक काम से अलग किया गया और इन दोनों के ऊपर अलग अलग
नियंत्रण के लिए बोर्ड भी बनाया गया था। तो ये 1784 से लाया गया था। और देखे थे पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो भी नियम है, तो जो भी नियम है उस नियम का नियमित रूप से क्या किया गया, संहिताबद्ध किया गया, संहिताबद्ध किया गया। ठीक है। फिर यहाँ पे वारेन हास्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने को हाफ रोटी प्रणाली कहा जाता है? तो हाफ रोटी प्रणाली कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट को। अब इसमें देखो, जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसमें कौन कौन था शामिल? तो यहाँ पे देखो, एक तो प्रीवी काउंसिल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण कौन करेगा? एक तो प्रीवी काउंसिल के मेंबर राजा वाला, चांसलर और एक्सचेकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और प्रीवी काउंसिल, ये सब शामिल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि बाय व्हाट अदर नेम वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड इन 1784? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इसको ईस्ट इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं, और हाफ रोटी प्रणाली भी बताए थे अभी इसको। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं? 1781 के अधिनियम को। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत की ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों को अपनी परिषद में अधिभावी करने का अधिकार दिया गया? ये अभी नहीं पता क्या है। यहाँ पे देखो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, तो उसकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल किसी भी से न ही लड़ाई कर सकता है बोर्ड ऑफ सीयू की बीओसी के इजाज़त के बिना, और न ही संधि कर सकता है। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण दोहरे प्रणाली की स्थापना की गई? तो बीओडी प्लस बीओसी, दोनों का स्थापना किया गया था 1784 के एक्ट से। अब बीओडी सीओडी में क्या अंतर है? तो यहाँ देखो, बीओडी क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंट्रोल क्या करेगा? कंपनी का जितना भी सैन्य राजस्व मामला है उसको निगरानी के लिए 6 सदस्यीय परिषद बनाया। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें सदस्य कितना रहेगा? 6। इस 6 में से कौन रहेगा? राज सचिव रहेगा, राजकोष के चांसलर बताए थे, क्राउन द्वारा नियुक्त अन्य 4 सदस्य, प्रीवी काउंसिल के मेंबर। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है कि ये केवल जितना वाणिज्यिक मामला है, व्यापार का मामला है, वो देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कंट्रोल देखेगा सेना, नागरिक और राजस्व मामला। ठीक है। इसमें 6 लोग रहेगा। और इसी में क्या कहा गया था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वाला में कहा गया कि इसमें गवर्नर जनरल का जो परिषद है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल इसमें कहा 4 आदमी था, 4 से घटा के परिषद की संख्या को क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। अब इसमें जो एक था गवर्नर जनरल, उसको कमांडर ऑफ चीफ भी बोला गया, तो कमांडर ऑफ चीफ भी कैसे बोला गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ये पिट्स इंडिया एक्ट से ही बोला गया। ठीक है। और एक चीज़ बताए थे, नियमों का नियमित संहिताबद्ध भी किससे किया गया? 1784 के एक्ट से ही किया गया था। तो ये था 1784 का एक्ट। एक और क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश कंपनी का क्षेत्र कब कहा गया? तो यानी कि भारतीय राज्य अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये कब बोला गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कार्नवालिस के लिए पता है? कार्नवालिस के लिए ही लाया गया था 1786 का एक्ट, इसको वीटो पावर दिया गया था। तो वी ड्यूरिंग हुज टेन्योर डज द चार्टर एक्ट 1793 पास्ड? जॉन सोर के समय ही
चार्टर एक्ट 1793 का पास हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है। सो फिर यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रिएटेड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर इंडिया। देखो यूनिफाइड बोल रहा है, सब जगह सामान्य कानून लागू हो। याद है बीपीएससी में भी इसे घुमा के पूछा गया था कि मद्रास और बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया, तो एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्थापना करने की बात हो रहा था। किससे लाया गया था? 1783-73 के एक्ट से ही, पहले वाले से ही। यहाँ पे बोल रहा है कि 1793 में जो चार्टर एक्ट बना तो कितने साल के लिए इसकी रिन्यूअल किया? तो 1793 में जो बना 20 साल के लिए, 20 साल के लिए और अनुमति प्रदान किया, रिन्यू कर दिया चार्टर। तो 18 नहीं, 25 नहीं, 10 नहीं, 20। रेलवे में बहुत सवाल पूछा है इस बार, इस 2025 में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1793 के समय। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना तो उसका प्रेसिडेंट कौन था? हेनरी डुंडास। फिर यहाँ पे बोल रहा था एक्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेविंग द वे फॉर शिपमेंट ऑफ ओपिनियम टू चाइना। अब ये वाली बात है, शिपमेंट है शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना, ओपियम का शिपमेंट करे चाइना की ओर, तो ये वाला बात किस में कहा गया? जॉन शोर के समय ही। शोर मत मचाओ, ओपियम कहाँ भेजते रहे? चाइना। फिर यहाँ पर विच एक्ट सेपरेट द रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा एक्ट है जो राजस्व और न्यायिक जो बात है उसको अलग करेगा? तो कंपनी के राजस्व काम को न्यायिक काम से अलग करेगा, तो ये 1793 होगा। 1784 नहीं कर देना, वो दूसरा बात था उसमें था कंपनी के व्यापारिक और लड़ाई के मामले को अलग। यहाँ पर रेवेन्यू को जुडिशियल से अलग किया जा रहा है। ठीक है ना, कंपनी के रेवेन्यू को जुडिशियल से अलग किया जा रहा है। इसके पहले पढ़े थे कि 1781 वाले एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया गया था, वो भी चीज़ अलग है। तो देखो एक ही आदमी के ऊपर पूरा भार ना पड़ जाए, इसी कारण कंपनी के रेवेन्यू काम के जुडिशियल फंक्शन से अलग किया गया 1793 में। याद है यूपीएससी में भी सवाल पूछा था कि एक ही आदमी के पास सारे शक्ति ना हो, वही वाला सवाल को घुमा के पूछ रहा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद की अधिभावी करने का अधिकार दे दिया गया? परिषद की अधिभावी मतलब की है, मान लो काउंसिल 3 आदमी है और एक ये है, तो काउंसिल के आदेश से ही ना लेता था, सलाह से ही ना कोई डिसीजन लेता था गवर्नर जनरल। तो तब यहाँ पे बोल रहा है कि परिषद के अधिभावी यानी कि परिषद के निर्णय को पलटने का अधिकार दिया गया 1793 में ही। ठीक है, याद रखेंगे परिषद के अधिभावी। अब आई गया 1793 के एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित किया गया और केवल संग्रहकर्ता बना दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में जो 1793 आया था, इसके समय जॉन शोर के समय। कॉर्नवालिस के बारे में याद रखना, कॉर्नवालिस बोला है कि एक आदमी के हाथ में इतनी शक्ति ना हो जाए, इसी कारण शक्ति के संकेंद्रण के सिद्धांत को माना। Who was put on trial in 1786 in the British history? महाभियोग किस पे चला था? तो हेस्टिंग पे। हेस्टिंग को सब हेट करता था, इसी कारण इस पे महाभियोग चला। ठीक है, क्लाइव नहीं, क्लाइव तो आत्महत्या किया था। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो कंपनी के क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया था? 1784 के एक्ट में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कहा गया था कि अब कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश का क्षेत्र है। दोहरा नियंत्रण लागू हो गया था ना, तो ऐसे याद कर सकते हो।
निम्नलिखित में से किसने 1786 के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रस्ताव रखा था? कॉर्नवालिस। 1786 के एक्ट में था भी अस्थायी बंदोबस्त का प्रणाली। अब यहाँ पे बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ अपने व्यापार को छोड़कर कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखो यहाँ पे 3 बात है। बिहार असेंबली में भी पूछा हुआ है। पूछे कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार कब समाप्त हुआ? चाय और चीन को छोड़ के, मतलब अब सारी यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आएंगे। यहाँ पे केवल EIC का ही व्यापारिक अधिकार नहीं है, केवल चाय और चीन पर ही अब इसका व्यापारिक अधिकार है। तो ये बात बोला गया 1813 में। उसके अगले साल 33 का चार्टर एक्ट आया, तो उसमें बोला गया अब संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त है। चाय और चीन पर भी अब दूसरा कंपनी व्यापार कर सकता है। व्यापारिक तो पहले ही खत्म किया गया, अब राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, तो प्रशासन करने का अधिकार था, तो वो 1857 के विद्रोह के बाद ये भी समाप्त कर दिया गया। तो ये कहानी है, ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, तो इसमें क्या क्या बात कहा गया? व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाता को अलग किया गया, ठीक है। पहला, व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाता को अलग किया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया संपूर्ण। फिर यहाँ पे शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रभाव। फिर इसी एक पूछेगा किस एक्ट पे जागरूक वर्ग का प्रभाव था? तो इसी पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग का इफेक्ट था। ईसाई मशीनरी का आगमन था। तो ये सब 1833 के एक्ट में था, 13 के एक्ट में था। 1833 का एक्ट में क्या क्या हुआ? तो विधि आयोग की स्थापना, 4 सदस्य वाला, जिसमें एक मैकाले। विधि आयोग की स्थापना किससे की गई? 1833 के एक्ट से। 4 सदस्य वाले, जिसमें एक सदस्य कौन था? मैकाले। फिर से दास प्रथा समाप्त की अनुमति मिला, चार्टर एक्ट 1833 से। दास प्रथा को समाप्ति का भी अधिकार मिला 1833 के एक्ट से। ये जो विधि आयोग बनाया गया है 4 सदस्य वाला, उसमें एक कौन था? मैकाले। संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया चाय प्लस चीन का। दास प्रथा समाप्त इसी से किया गया 33 के एक्ट से। फिर से जो सरकारी सेवा में जो भेदभाव है उसको भी समाप्त किया गया 33 के एक्ट से कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा। केंद्रीकरण की शुरुआत किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। मतलब तीनों प्रेसिडेंसी को भारत के गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया। चार्टर रिन्यू फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। भारत के प्रशासन का केंद्रीयकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? देखो, भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण वो 1833 के एक्ट के अधीन हुआ। क्यों? क्योंकि अब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल, मुंबई, मद्रास तीनों के गवर्नर जनरल को रख दिया गया। लेकिन कभी अगर ऐसा पूछता कि किस एक्ट के तहत ये जो एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक एकीकृत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना किया गया या सृजन किया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण नहीं, एकीकृत प्रशासनिक का जो है एकीकरण किया गया। केंद्रीकरण यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले जो शब्द था वो एकीकरण था, यूनिफाइड, तो वो 1773 के एक्ट से हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है चाय और चीन के साथ व्यापार का अपना एक अधिकार खो दिया? तो चाय और चीन के साथ भी खो दिया, मतलब संपूर्ण व्यापारिक एक अधिकार खो दिया 33 से। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत के संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई? 33 से। अब तो भारत के गवर्नर जनरल है, तो वो संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा 33 से। 1833 के चार्टर अधिनियम ने एक देश का निर्माण किया
1833 के चार्टर अधिनियम से क्या हुआ? भारत के लिए एक विधि आयोग बनाया गया था 4 सदस्य। दास प्रथा समाप्त किया गया था। सरकारी नौकरी में भी भेदभाव समाप्त किया गया। 433 के चार्टर अधिनियम से। कैसे याद करोगे? जब विधि बना तो दास अब कोई नहीं रहेगा। फिर इसी विधि के तहत सरकारी नौकरी में भेदभाव समाप्त किया गया। फिर यहाँ पर है 1833 के चार्टर एक्ट के डैश गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरिक और सैन्य अधिकार निहित कर दिए गए। तो इसमें क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को सभी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? 1833 से। ठीक है, केंद्रीकरण की शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना भाई। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा के भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो इसमें भी कंफ्यूजन सवाल होता है। पूछे पहला ICS पास किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वो भी 2 बार पास किए थे, 1869 1871। लेकिन ये दोनों बार छट गए, एक बार उम्र विवाद के कारण, एक बार घुड़सवारी में फेल होने के कारण। लेकिन पहला ICS परीक्षा पास कर चयनित कौन हुआ? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1863 में पास किया पहला ये। लेकिन पहला पास होकर चयनित कौन हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बनर्जी छट गया, टैगोर सेलेक्ट हो गया। द पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? 1853 में। पूरा याद ही है, 53 में तीर मार दिया क्या संसद बना के, तो इसे याद हो गया। फिर निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश भारत क्राउन के ट्रस्ट में कंपनी के प्रशासन के अधीन रहेगा जब तक संसद कोई अन्यथा निर्णय नहीं ले? संसद की भूमिका। संसद तीर मार दिया 53। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य का प्रावधान किया गया? विधि आयोग बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट से। अब विधि आयोग को पूर्ण विधि सदस्य बनाया गया 53 से। याद रखेंगे किससे? 33 के बाद 53 से इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने एक प्रावधान रखा है कि ICS के लिए खुली प्रतिस्पर्धा हो? ताइज बन के तीर मार दिया क्या? 53। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य को औपचारिक रूप से अलग किया? जब गवर्नर जनरल की परिषद थी, इसमें 2 काम होता था, एक विधायी, एक कार्यकारी। इन दोनों का काम को अलग किया गया। मतलब विधायी काम कौन देखेगा? संसद। CPA कार्यकारी काम देखेगा। तो विधायी कार्यकारी काम को अलग, मतलब संसद का सृजन किससे किया गया? तो 53 से तीर मारा गया संसद। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, तो इसके अनुसार गवर्नर जनरल में कितने विधायी सदस्य? 6। चक्का 6 विधायी सदस्य। चक्का 6 विधायी सदस्य। मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत हुई है। 6 थे, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या मारेंगे? 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ? देखो रेलवे में कितनी बारी से सवाल पूछ रहा है। एक्ट सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संख्या किससे कम किया गया? शुरुआत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 आदमी था, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा के 18 कर दिया गया। किस में? 53 में ही। कैसे याद रहेगा कि 53 वाले अधिनियम में किया गया? तो इसका ट्रिक है, 53 में संसद आ गया तो अब डायरेक्टर की संख्या क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर की संख्या क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। निदेशकों की संख्या
कम करना पड़ेगा। ठीक है, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसमें की गई, किसके द्वारा की गई? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के द्वारा की गई कि भारत और इंग्लैंड में अब से एक साथ हो। ठीक है ना। उसी के आधार पे, उसी की रिपोर्ट के आधार पे 1922 से दोनों जगह दो मतलब दोनों जगह क्या होगा, परीक्षा होगा। लेकिन जो एक एचिसन रिपोर्ट है 1887 में आया था, वो अपने रिपोर्ट में बोला था कि सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं हो। मॉन्टेग्यू बोला 1922 में हो। According to which of the following act India became the colony of the British and came under the British Parliament? देखो यहाँ पे बोल रहा है भारत जो कॉलोनी बन गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधीन आ गया। देखो एक बार पता है 1784 के एक्ट में बोला गया था कि भारत में कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र है, लेकिन इसमें है कि कॉलोनी बन गया। कॉलोनी कब बन गया? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कब आ गया इंडिया? तो 1858 क्राउन के शासन के अधीन आ गया था युद्ध के बाद। ठीक है। Which of the following act provide for the joint rule of the Queen of Great Britain and East India Company with the Queen of the Great Britain having supreme authority? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ज्वाइंट रूल। ज्वाइंट रूल जब भी बोले दोहरा शासन, ये तो पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन ही ऐसा प्रावधान था, बीओडी और सीओडी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के वायसराय पद प्रदान किया? वायसराय का पद 1858 के अधिनियम से ही हुआ। किस अधिनियम ने एक अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन किया जाने लगा? 1858। ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिन भी आ गया भारतीय क्षेत्र, ये भी बताए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश के लागू होने के साथ ही अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी। किसके लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी? तो 1858 का एक्ट लागू होने के साथ ही अब सारा प्रशासनिक शक्तियां भी क्या करेगा, खो देगा। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए? एसओएस पद का सृजन किससे किया गया था? 58 से किया गया, जो भारत शासन अधिनियम 1947 से समाप्त होगा। पता है ये 1858 वाला जो एक्ट था, इससे एसओएस का पद सृजन करके बीओडी और सीओडी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर एक पूछ रहे विभागीय पद्धति पोर्टफोलियो सिस्टम कब लाया गया? तो कैनिंग लाया था 1861 के अधिनियम से। दूसरा ये वाला समझो, भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किससे रखा गया? ये भी 1861 से रखा गया। मंत्रिमंडलीय मतलब विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय मतलब विभागीय, मंत्री लोग को तो कोई कोई विभाग मिलता है, तो 1861 के अधिनियम से ही। ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिल गई 1861 के अधिनियम से अब कैनिंग को, कैनिंग कैन पास ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे देखो किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? पहले 4 था शुरुआत में, फिर 3 किया गया पिट्स इंडिया एक्ट से, अब फिर विस्तार किया गया। अब 4 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 5। इस 5 में से जो है, इस 5 में से इसमें जो 3 सदस्य है वो प्रशासनिक सेवा का होता था,
जिससे भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना क्या हो, जरूरी हो। अब बाकी जो 2 सदस्य है उसे 5 वर्ष के लिए एक विधि संबंधी अनुभव होना जरूरी है। देखिए टोटल कितना है, 4। 4 से बढ़ा के कितना किया गया, 5। 5 को कैसे बांटा, 3 में, फिर 2 में, 3 में और फिर 2 में। 3 वैसे सदस्य है जिसको 10 वर्ष तक अनुभव हो, और 2 ऐसे सदस्य है जिसको 5 वर्ष तक विधि का अनुभव हो। इसको प्रशासन का और इसको विधि का। तो बस विस्तार किससे किया गया, विस्तार किया गया 1861 के अधिनियम से, 61 के अधिनियम से, याद रहेगा। अब वायसराय की तो कार्यकारिणी परिषद था ना। अब वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था, जिसमें कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना जरूरी था, किंतु इसका शक्ति कहाँ था, विधि निर्माण तक ही सीमित था। अच्छा, कार्यकारिणी और विधायी कार्य को अलग किया गया था 1853 के एक्ट से, बताए थे। तो उसके बाद ही ना इसमें सदस्यों की वृद्धि किया जाएगा 1861 के एक्ट से। कार्यकारिणी में कितना कर दिया, कार्यकारिणी में कर दिया 4 से हटा के 5। अब विधायी में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। ठीक है, तो यही बात है। विधान परिषद में कैनिंग किसको मनोनीत किया, तो कैनिंग पहली बार 1861 में एक साथ 3 आदमी को मनोनीत किया था, 3 भारतीयों को। किसको, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और दिनकर राय को, किस अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब जो बम्बई या मद्रास प्रेसिडेंसी है। अच्छा, शक्तियों का केंद्रीकरण पूछा जाए तो किससे किया था, बता तो। शक्तियों का केंद्रीकरण यूनिफाइड 1833 के एक्ट से किया था केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कर दिया 1861 के अधिनियम से। माई भी तो वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था 1861 से। अब बम्बई मद्रास के गवर्नर जनरल को अपने लिए कानून बनाने की शक्ति दे दिया गया। तो ये चीज कैसे याद होगा, ये दोनों पॉइंट। देखो 1858 के बाद है ना, विकेंद्रीकरण करना जरूरी था ताकि हर एक जगह शक्ति मिल सके, किसी एक आदमी के पास ज़्यादा शक्ति नहीं होती। ये पॉइंट याद हो गया। भारतीयों को इसका शामिल किया क्योंकि विद्रोह हुआ था, उसके बाद 3 भारतीयों को शामिल किया। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश में प्रशासन के कुछ भाग लेना संभव हुआ, 61 में। अब एक कैसे याद करेंगे, 61 से अब एक साथ भारतीय भी ब्रिटिश के साथ मिलके प्रशासन चलाएंगे। 61 में अब एक साथ, 61 से एक साथ। ये पहली बार 1861 के अधिनियम में हुआ। और कारण 3 भारतीय को नियुक्त किया था कैनिंग 1861 में 57 के विद्रोह के बाद, याद ही है। विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व 61 से अब एक साथ काम करेगा। देखो 25 में भी पूछा था, किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है और विधायिका है उसकी संख्या को बढ़ाया गया था। यहाँ पे बोला केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या किससे बढ़ाया गया था, 1892 से। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में मिनिमम 10 और अधिकतम 16। के भारतीय परिषद अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए थे। ठीक है, लेकिन में से कौन सा इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था।
1892 में। इम्पीरियल विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये तो 1861 से ही था। भारतीय प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, मुसलमानों के लिए अलग नहीं, विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष नहीं। वहाँ 1892 पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 92 में। ठीक है। चुनाव सीटों के लिए आवंटन, तो चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 92 में। बहस 92 में चुनाव। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, जिसमें केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी वृद्धि की गई? 1892 से केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को बढ़ाया गया। तो कैसे याद रखोगे? 16 महाजनपद 16। क्या याद रखोगे? 16 महाजनपद 16। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के परिषद अधिनियम का विरोध क्यों किया? इनसे जो राष्ट्रवादी है वो 1892 के अधिनियम, परिषद के अधिनियम का विरोध क्यों किया? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो है ही। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाई गई, ये है ही। अधिनियम ने भारतीयों को सार्वजनिक निधियों पर नियंत्रण नहीं दिया, इसलिए किया। जो सार्वजनिक निधि, इस पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं दिया, इसी कारण हुआ। बजट पर चर्चा करने का अधिकार 92 तो दिया ही था, बजट 92, चुनाव, ये सब। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ऑल्सो नोन एज लॉर्ड क्रॉस एक्ट, इसको लॉर्ड क्रॉस एक्ट बोलते हैं 1892 को। पिट्स इंडिया एक्ट को हाफ रोटी प्रणाली बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के एक्ट को बोलते हैं। किस सदस्य के अतिरिक्त परिषद का संख्या बजट पर चर्चा कर सकता है? बजट पे चर्चा कर सकता, बहस कर सकता, लेकिन वोट नहीं, पूरक प्रश्न नहीं। 92। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहला डैश के द्वारा शुरू की गई? तो 1909 के अधिनियम से, मुसलमानों के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है मार्ले मिंटो। तो मिंटो कौन था? वाइसराय था। मार्ले कौन था? भारत सचिव। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, इनमें विधान परिषद को निर्वाचित संख्या की वृद्धि कर स्वशासन को बंद किया गया। सही है। इनमें नहीं, कितने कथन सही है? हम इनमें से एक उपबंध निश्चित था कि ब्रिटिश अधिकारी इम्पीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे, ये भी सही था। देखो ये स्टेटमेंट इसका सही है। 1919 का अधिनियम तब ये विभाजन के आधार पर लाया था ना, कि आपस में भारतीयों को विभाजन कर दें। इसी कारण इसमें भारतीयों की संख्या क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कुछ भारतीय जो ब्रिटिश समर्थक थे, उदारवादी, उसको बढ़ा दिया गया, उग्रवादी को दबा दिया गया। बढ़ाया इस कदर से गया ताकि जो ब्रिटिश अधिकारी है उसका प्रभुत्व कम ना हो, बहुमत कम ना हो। लेकिन 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? अगला निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में विधान परिषद की सीटों को कितना तक बढ़ा दिया गया? विधान परिषद की सीट को 60। देखो पहले था 1892 में 16 बढ़ गया, अब 60 हो गया। 1909 में 60 कर दिया गया। 16 से कितना कर दिया गया? 60। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? ये तो बता ही दिए। 1909 का अधिनियम 2 स्तर पे फूट डालना था। एक हिंदू मुस्लिम, तब पृथक निर्वाचक मंडल शुरुआत। एक उत्तरवादी उग्रवादी के बीच शुरुआत करना, विभाजन। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अब भारत सचिव परिषद में भी भारतीयों को स्थान दिया गया, केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी। भारत सचिव परिषद में केसी गुप्ता, सैयद बिलग्रामी, और उग्रवादी इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1909 में। 1919 में जब भारत में माउंटबेटन चैम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? चैम्सफोर्ड
ट्रांसपोर्ट कौन थे? मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कौन था? वायसराय था। मॉन्टेग्यू राज सचिव था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का व्यवस्था किया गया? तो देखो, प्रिंस कहाँ रहता है राजा लोग? तो फोर्ड में रहता है। तो फोर्ड मतलब चैम्सफोर्ड अधिनियम। चैम्सफोर्ड अधिनियम मतलब 1919 का अधिनियम। तो 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का स्थापना किया था इसी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्विसदनात्मक विधायिका प्रणाली की शुरुआत किया गया? तो देखो, 1919 के अधिनियम के तहत एक है सेंटर व्यवस्था किया गया, एक स्टेट में। सेंटर में द्विसदन, स्टेट में दोहरा शासन प्रणाली। ठीक है। जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, उसके सुधारों का अध्ययन करने के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए आगे उपाय सुझाने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो 1919 में किसकी नियुक्ति का प्रावधान था? साइमन आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार रिपोर्ट पे। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, उसके तहत गठित राज्य की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेडरिक व्हाइट। राज्य की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेडरिक व्हाइट। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया, बिल्कुल। अब एंग्लो इंडियन, ईसाई, SC ST के लिए भी अब हो गया। इसने केंद्रीय और कार्यपालिका विधायिका को प्रत्युत्तरदायी बना दिया। सही बात है। पहली बार उत्तरदायित्व इसने नहीं, उत्तरदायित्व नहीं बने, केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बना दिया। ये स्टेटमेंट गलत है। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व बना दिया, ये गलत है। ये तो ऐसे, लेकिन उत्तरदायी शब्द का पहली बार प्रयोग किस में किया गया था? 1919 के अधिनियम में ही। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इससे इस नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के नाम से भी। इसने केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अलग करके संघ का मार्ग प्रशस्त किया। सही बात है। केंद्र का काम क्या है, प्रांत का काम क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट आधार पर हुआ था? मॉन्टेग्यू रिपोर्ट। अब यहाँ देखो, 1919 के अधिनियम में कह रहा है कि इस वर्ष जितना महिला उस सबको मताधिकार मिल गया था। नहीं, केवल सीमित महिला, कुछ ही महिला को मताधिकार मिला था। पहली बार मिला था 1919 में, लेकिन सीमित महिला को। और 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया था विधानमंडल में। ठीक है। तो केवल दूसरा सही है। 1919 के अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना किया गया? 5 नहीं 3 साल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? द्विसदन विधानमंडल का आरंभ, ये सही है कि गलत? सही है। उस सदन के लिए राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919, क्या स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? बताओ। 1919 भारत का राष्ट्र सचिव और वायसराय की शक्तियों को नहीं, केंद्र और प्रांतीय सरकार के क्षेत्राधिकार को ये स्पष्ट रूप से विभाजित किया। और विषय विभाजन कर दिया ना कि केंद्र में कौन, केंद्रीय में मतलब गवर्नर जनरल कौन सा कानून बनाएगा विषय पे, और ये प्रांत में स्थानीय लोग कौन सा। तो विषयों का स्पष्ट विभाजन बोले, या लाइन याद कर लो, केंद्र और प्रांतीय सरकारों का क्षेत्राधिकार। ठीक है। 1919 देखो,
अब जो दुई सदन है तो एक कौन होगा, एक सदन होगा तुमको निम्न सदन, ठीक है, राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद की राज्य परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60। इसमें से 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। इन सबका कार्यकाल कितना किया गया, 5। अब विधानसभा था उसका 140, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत। इन सभी का कितना था, 3 साल। नहीं समझे, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। विधानसभा में 144 सदस्य, 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत, समय 3 साल। विधान परिषद में कितना है, विधान परिषद में 60, 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत, समय 5 साल, ठीक है। अब पता ही 1919 के अधिनियम के तहत रिजर्व आरक्षित विषय कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो, केंद्र में द्वि सदन, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में जब द्वैध शासन हो गया तो 2 विषय था, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। एक है आरक्षित और एक है हस्तांतरित। आरक्षित में कौन है, वित्त, भू राजस्व, पुलिस, न्याय, जेल, जलमार्ग, प्रेस, सिंचाई। तब विजन, ट्रिक क्या है, विजन प्रसिव, ट्रिक क्या है, विजन प्रसिव, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी। वी मतलब वित्त, ज मतलब जेल, न मतलब न्याय, प्र मतलब पुलिस, प्रेस, सी मतलब सिंचाई, व मतलब भूमि। बाकी हस्तांतरित में क्या कहते दिया, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि उद्योग, स्थानीय स्वशासन, आबकारी, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब, ठीक है। तब विजन प्रसिव, विजन नौ से न्याय प्रशासन अपने पास रखा, भू राजस्व, पुलिस, ठीक है ना, क्या है, विजन प्रसिव, वित्त, जेल, न्याय, प्रेस, पुलिस, सिंचाई, प्रसिव, भूमि, ठीक है। अच्छा, 21 साल से उम्र के महिलाओं को सीमित मताधिकार की संस्कृति कब की गई पहली बार, 1919 में। कैसे याद रखेंगे, तो 19/2/21। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुआ, 1919 से। अप्रत्यक्ष 1892 में, लेकिन इसमें महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया था, अब वही मद्रास प्रेसिडेंसी में। लेकिन 1935 का अधिनियम आएगा तो इसमें महिलाओं को सीट का रिजर्व कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 1909 का अधिनियम, एक 1919 का अधिनियम, एक 1935 का अधिनियम में, तीनों को अलग अलग गढ़ी आता है लोग। 1909 के अधिनियम में गांधी नेहरू दोनों मिलकर गढ़ी आएगा। गांधी कहा कि ये हमारा सर्वनाश कर दिया ये, और ये कहेगा कि मुस्लिम, नेहरू कहेगा मुस्लिम को शेष भारत से अलग कर दिया। के एम मुंशी क्या कहेगा कि उभरते प्रजातंत्र को मार डाला। तो मुंशी क्या कहेगा, मुंशी कहेगा मार डाला। 1919 का अधिनियम आया तो इसको तिलक कहेगा बिना सूरज का सवेरा अपने मरने से 1 साल पहले का दिया ये। अब बोस, नए बंधन का गांठ, इसी से मैं ICS पास करेंगे तो बोल देंगे नए बंधन का गांठ। 1935 का अधिनियम में खाली नेहरू गढ़ी आएगा बहुत तरीके का, और जिन्ना बोलेगा सड़ा हुआ है, और नेहरू बोलेगा गुलामी का दास्ता पत्र, अधिकार पत्र, ब्रेक, नो इंजन फेल, अप्रजातांत्रिक, अब राष्ट्रवादी, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब 1935 का जो अधिनियम है इसका बहुत सारा विशेषता है। एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का व्यवस्था था इसमें। केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांत में क्या करना, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत करना, और प्रांत में क्या करना, प्रांतीय स्वायत्तता देना, ठीक है, ये था। मताधिकार का विस्तार, ठीक है, 10% लोगों को मताधिकार किया गया, 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। संघीय न्यायालय की शुरुआत 1937 में जो हुई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संघीय न्यायालय। भारतीय परिषद की समाप्ति, उसके स्थान पे एक सलाहकार निकाय की स्थापना, RBI की स्थापना,
प्रांतों का पुनर्गठन बहुत तरीके से किया गया। सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया। सिंध को बम्बई से अलग, बिहार को उड़ीसा से, बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया। फिर से पृथक निर्वाचन का विस्तार 1892 में। अवशिष्ट शक्ति किसके पास? तो गवर्नर जनरल के पास रहना चाहिए। फिर से केंद्रीय विषय को क्या किया गया? केंद्रीय विषयों का स्पष्ट विभाजन 3 वर्ग में, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। फिर विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान किया गया 1935 के अधिनियम से। तो इतना सारा ये क्या था? 1935 का अधिनियम का था। अब 1935 का अधिनियम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल। और रक्षा और संघीय मामले को विधानमंडल के नियंत्रण में दिया गया, नहीं, ये दिया गया था किसके? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके नियंत्रण में दिया गया था। तो देखो क्या है, जो ये वाला मामला है रक्षा, ये सभी गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित होना था कार्यकारी परिषद की सलाह पे, ठीक है। जो भारत सरकार अधिनियम है 1935, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक गोलमेज सम्मेलन का परिणाम, तो ये सही है। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, तो ये सही है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, तो ये भी सही है। इसने भारत सरकार पर राज्य सचिव को अधिकार को बनाए रखा, नहीं, राज्य सचिव के अधिकार को नहीं बनाए रखा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों की शक्ति का विभाजन किया था। 1935 में 3, वो टीआरई में पूछा था 3 सूची कब बना था? 1935 के अधिनियम के तहत ही 3 सूची। 1919 का जो अधिनियम है ना, उसमें केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन वाला बात कहा गया था, द्वैध शासन लाके, ठीक है। उन्नीस सौ 35 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार का एक उदाहरण कौन सा था? ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, अंतिम अधिकार का एक नहीं, यहाँ पे बोल रहा अंतिम अधिकार, मतलब कि जो अवशिष्ट शक्ति किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। अंतिम अधिकार, अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? तो ये याद कर लो, 321 धारा है 1935 से, 3 इधर। 1935 का अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो चीज है, ये निर्वाचन क्षेत्र का जो सृजन है, विस्तार है अलग, तो ये इसको नहीं मिला था 1935 के अधिनियम के तहत, ये तो 1919 के अधिनियम के तहत ही हो गया था। हाँ, ये सही कि संघीय न्यायालय का विस्तार हो गया। भारतीय हाईकोर्ट उच्चायुक्त की स्थापना हुआ था किससे? ये भी सही है, 1935 के अधिनियम से हो गया था भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नेहरू ने कहा नेहरू दास्ता का चार्टर? तो 1935 के अधिनियम को भूल गड़िया या नेहरू, अप्रजातांत्रिक, नो ब्रेक, नो इंजन, ये सब। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राय बहादुर थे, बिहार विधान परिषद के। भारत सरकार 1935 द्वारा क्या पेश किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता। अब प्रांत में क्या होगा? स्वायत्तता होगा। 1947 में किस कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई के कारण भारत पाकिस्तान से विभाजन हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पार्ट बहुत बार पूछता, 18 जुलाई। कब? 18 जुलाई 1947 है, नंबर से गया था 18 जुलाई 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन जाता है? एक उपनिवेश राज्य बन जाता है तुरंत पारित होने के बाद। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम
1935 में संशोधित किया गया? नहीं। भारत की अधीनता को समाप्त किया गई थी कि नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। भारत अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। ये भी सही था, ये गलत। जुलाई 1847 में पास हुआ था। 18 जुलाई 1947 में पास हुआ था भारत संसद अधिनियम 1947। ये पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी याद 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 है। रुको, ये भी याद है।